रिस्क है तो इश्क है। पिछले 2 सालों में हमने ये टर्म बहुत सुनी है, बट व्हाट इज रिस्क? इन्वेस्टर सबको बनना है, 25 दिन में पैसा डबल करना है, लेकिन जो रिस्क इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाता वो प्रॉफिट का पी भी नहीं देख पाता। चलिए आज के इस वीडियो में आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाते हैं, 5 अलग टाइप के रिस्क के बारे में जानते हैं और एंड में एक सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से आप आपके रिस्क को कम और प्रॉफिट को ज्यादा कर सकते हैं। ये सोल्यूशन इस किताब में कैद है जो मेरी फाइनेंस के बारे में फेवरेट किताब है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज को टेस्ट कीजिए और हमें बताइए कि आपको इनमें से कौन से रिस्क के बारे में पता था। फाइनेंस की कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क का सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, आपके एक्चुअल रिटर्न्स के आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होने के चांसेस क्या हैं। अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में अलग अलग टाइप की रिस्क होती है। चलिए एग्जांपल्स और स्टोरीज के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, लिक्विडिटी रिस्क। सपोज आप एक पेंटिंग खरीदते हैं, आपको पता है कि आर्टिस्ट बड़ा ही पॉपुलर है और इस पेंटिंग की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी और फिर आप उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे रिकवर कर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। 1 साल बाद आपको पैसों की जरूरत है और आप ये पेंटिंग बेचकर पैसे रिकवर करने की सोचते हैं, लेकिन आपको छोड़कर कोई भी दूसरा उस पेंटिंग को पसंद ही नहीं करता। आपने 1 लाख में खरीदी पेंटिंग को 50,000 में तो क्या 25,000 रुपए में भी खरीदने के लिए कोई नहीं आता। सी, पेंटिंग की वैल्यू तो है, लेकिन आज के आज आपको वो वैल्यू देने के लिए कोई बायर मिले इसकी गारंटी नहीं। लिक्विडिटी एक एसेट को कैश में कितने जल्द से जल्द और कितने इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसका मेजर होता है। अनदर एग्जांपल, ये घर। रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं, हम सबको पता है, लेकिन अगर मुझे ये घर बेचना होगा तो मुझे एक ब्रोकर को हायर करना होगा, पेपर में या ऑनलाइन एड्स देने होंगे, प्रोसेस लंबा चलेगा, तुरंत पैसा अवेलेबल नहीं होगा, यानी रियल एस्टेट में लिक्विडिटी रिस्क है। दिस मींस द रिस्क दैट योर मनी मे नॉट बी अवेलेबल फॉर यू व्हेन यू नीड इट। इसलिए सारे पैसे ऐसे एसेट्स में ब्लॉक करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचना मुश्किल होता है। नंबर 2, पॉलिटिकल रिस्क। ये रिस्क समझना आपके लिए काफी आसान होगा। सपोज आपने 4-5 साल पहले ये सोचा होता कि सारे पैसों को 500 और 1000 के नोट में कन्वर्ट करके बेड के नीचे छुपा कर रख देंगे। 8 नवंबर 2016 को सरकार कहती है कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर होंगे ही नहीं। आपके होश उड़ जाएंगे, राइट? समझ रहे हो? वेल, कैश में इन्वेस्टमेंट रखना एक स्मार्ट डिसीजन तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जहां सरकार की पॉलिसी बदलने की वजह से आपके पैसों की वैल्यू कम या जीरो होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसीज। हर 6 महीने बाद ऐसे न्यूज आती है कि क्रिप्टो करेंसीज बैन होने वाली है और लोगों में डर का माहौल फैल जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने एक अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया है उन्होंने पॉलिटिकल रिस्क ली है। पॉलिटिकल रिस्क इज दैट रिस्क वेयर पॉलिसी चेंजेस कैन अफेक्ट द वैल्यू एंड रिटर्न्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, मार्केट रिस्क। आपने ऐसे फॉरवर्ड्स तो पढ़े होंगे कि अगर आपने 10 साल पहले बाइक लेने के बजाय बाइक वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आप वैसे 10 बाइक्स ले पाते। फिर आप आपके सारे पैसे लेकर उस कंपनी के स्टॉक में डाल देते हैं और अगले ही दिन उस कंपनी का प्राइस 2% से गिर जाता है, फिर उसके बाद 1% से। ऐसे करते करते 1 साल में उस कंपनी की कीमत 25% कम हो जाती है। No, God, please, no! फिर आप ठान लेते हैं कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। ऐसा कोई ना कोई आपके लाइफ में जरूर होगा जिसने सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्टमेंट की और फिर अपने पैसे खो दिए। उसने सोचा कि पैसा इन्वेस्ट कर दें, थोड़ा सा बढ़ने पर प्रॉफिट बुक कर एग्जिट ले लेते। रियलिटी कुछ और ही निकली, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट मैटर करता है। इसीलिए जिस स्टॉक ने मुझे 10x रिटर्न्स दिए हैं वो मैं आपको आज इस मोमेंट रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बदल चुकी है। दिस इज मार्केट रिस्क, द रिस्क दैट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल चेंज because of demand and supply, because of market dynamics, because of change in prices. मार्केट रिस्क आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहकर मैनेज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मार्केट रिस्क काफी हाई होती है। अगले टाइप के रिस्क समझने से पहले I want to tell you the sponsor of today's video, Wint Wealth. विंट वेल्थ एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया है। कई फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स आप और हम जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के रीच के कंप्लीटली बाहर थे। हम चाहकर भी उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। रीजन? क्योंकि टिकट साइज काफी बड़ी थी, 5 लाख 10 लाख इतनी बड़ी। सो बेसिकली सिर्फ रिच लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स रिजर्व थे और रीजन भी वैलिड था, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा होती थी। ऐसा अज्यूम किया जाता था कि एक वेल्दी इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड भी होगा, लेकिन अब विंट वेल्थ हमारे लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करता है, और वो भी एक छोटे टिकट साइज में। विंट वेल्थ के थ्रू आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में। जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तब एक रिस्क होता है कि वो कंपनी आपके पैसे वापस ही ना करे, दिवालिया हो जाए। उस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने एसेट्स गिरवी रखती है। इन बॉन्ड्स को सिक्योर्ड बॉन्ड्स कहा जाता है, क्योंकि अगर कंपनी ने आपके पैसे नहीं दिए या वो बंद हो गई तो इन एसेट्स को बेचकर आपके पैसे रिकवर हो
सकते हैं। बट रिमेंबर, कंपनी ने एसेट्स गिरवी रखने के बावजूद वो उनके ही एसेट्स होते हैं। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जिन्हें बैंकरप्सी पे पैसे सबसे पहले मिलते हैं, तो आप इन पैसों का क्रेडिट रिस्क कम करते हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट से ज्यादा के एसेट्स सिक्योर्ड होते हैं जो रिस्क को कम करते हैं। विंटवेल्थ इन बॉन्ड्स का रिस्क प्रोफाइल, फीचर्स और प्रोस्पेक्टस भी अपने वेबसाइट पर शेयर करता है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। सो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक विंटवेल्थ आउट। बॉन्ड्स में कौन से टाइप की रिस्क होती है? क्रेडिट रिस्क। वसूली भाई ने माधव और लक्ष्मण को गाड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए लोन की तौर पर, लेकिन रिटर्न करने की बारी आई तब उन्होंने क्या दिया? गणपति के चंदे की रसीद। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। जब बैंक किसी इंसान को लोन देती है गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए या हनीमून पर जाने के लिए, चांसेस होते हैं कि वो बंदा फरार हो जाए, वापस ही ना आए। घर या गाड़ी के मामले में बैंक उस घर या गाड़ी को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकती है। इसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं क्योंकि बैंक के पास एक सिक्योरिटी होती है। शादी, फॉरेन ट्रैवल, ऐसी चीजों में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, तो इन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। इन दोनों केसेस में जो रिस्क होती है उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। आपके केस में भी जब आप किसी को पैसे उधार या लोन के तौर पर देते हैं, बॉन्ड्स या एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, तब आप भी क्रेडिट रिस्क लेते हैं। यहाँ ये बात समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप एक सिक्योर्ड लोन दे रहे हो या अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन्स में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कुछ सालों पहले पीएमसी बैंक डूब गई, जहां लोगों के पैसे अटक गए। ऐसे केसेस में सरकार आपको 5 लाख रुपयों तक पैसे वापस देने की गारंटी लेती है, क्योंकि आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। उसके ऊपर का पैसा खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। बैंक के सारे एसेट्स बेचने के बाद जो रिकवरी होगी उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से आपको थोड़ा और पैसा मिलेगा, लेकिन कितना पैसा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। That's credit risk or default risk. The risk that the money you invest may not come back to you. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो अमाउंट एट रिस्क होती है, और ये रिस्क मेजरली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में ब्लाइंडली रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। नंबर 5, इन्फ्लेशन रिस्क। अरे भाई, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट चूज करो, रिस्क तो है। चलिए, सारे के सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हैं या फिर एफडी करते हैं, उसमें तो कोई रिस्क नहीं होगा, राइट? रिस्क तो वहाँ पर भी है। यूजुअली 5 या 6% इन्फ्लेशन हर साल होता है, यानी अगर हर साल आपका पैसा 5 या 6% से ग्रो नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली आप उतना पैसा खो रहे हो। इन्फ्लेशन ऐसा ही एक इनविजिबल थीफ होता है जो आपकी नींद में आपके पैसों की वैल्यू कम करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है और इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका भी बताया है। उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? रिस्क से कैसे बचे? इस बुक में उसका जवाब है। रिच डैड पुअर डैड मेरी फेवरेट बुक है। इसमें एक लाइन है जिसने इन्वेस्टमेंट की ओर देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रिस्की, इन्वेस्टर्स आर रिस्की। एक गाड़ी चलाने में रिस्क तो होती है क्योंकि रास्ते पर ऐसी कई सारी चीजें होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे बगैर गाड़ी चलाना और भी रिस्की होता है। आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना और भी ज्यादा रिस्की। हर टाइप के इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। इन्वेस्ट ना करने में भी रिस्क है। आपके कंट्रोल में क्या है? अच्छा ड्राइवर बनना आपके कंट्रोल में है। आप आंखों पर पट्टी लगाकर नहीं, खुली आंखों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये 2 सवाल खुद को जरूर पूछिए। नंबर 1, क्या मैं खुद की फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकता हूँ? आने वाले खर्चे, लोन्स, बड़े डिसीजंस प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? और दूसरा, क्या मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके बारे में मैं समझता हूं? उस इंस्ट्रूमेंट में कौन सी रिस्क है ये जानता हूं? रिटर्न्स का लालच देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। एज एन एक्सरसाइज कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पेन और पेपर लीजिए और लिस्ट डाउन कीजिए कि इस इन्वेस्टमेंट में कौन सी रिस्क है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपने पैसों से पैसे कमाना चाहते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में क्या रिस्क है ये समझे और फिर ही डिसीजंस लें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की वजह से उन्हें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की गाड़ी सही ट्रैक पर लाने से मुझे फर्क पड़ता है।